Welcome students to All About Civil. Structure Analysis Unit 3. Topic Shear Force Diagram and Bending Moment Diagram. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था SFD Shear Force Diagram एंड BMD Bending Moment Diagram किसी भी एक पॉइंट लोड के लिए. उसमें हमने रिएक्शन फोर्सेस फाइंड की. रिएक्शन फोर्सेस के बाद हमने उसका SFD बनाया, क्योंकि रिएक्शन के बेसिस पर हम शीयर फोर्स पता लगा लेते हैं और उससे हम शीयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. और फिर हम फोर्स इनटू डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें बेंडिंग फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट, तो जहाँ पर फोर्स लग रही है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है. और जिस डिस्टेंस पर फोर्स लग रही है वो डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स में, तो हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है. शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस स्ट्रक्चर में किस मेंबर पर कौन से पॉइंट पर कितनी फोर्स है. उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर लेते हैं. और शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम हर एक पॉइंट पर पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पर कितनी वैल्यूज़ है, यानी कि पूरी लेंथ का हमें एक बार में पता चल जाता है. SFD और BMD हमें हर एक पॉइंट के लिए अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो हम पॉइंट लोड का डिस्कस कर चुके थे. 3 टाइप के लोड्स हमने पढ़े थे: पॉइंट लोड, UDL एंड UVL. तो पॉइंट लोड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि पॉइंट लोड के लिए SFD एंड BMD कैसे बनेगा. अभी हम डिस्कस करेंगे UDL के लिए. UDL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर हम इसको यूनिफॉर्म लोड भी बोलते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है जो कि पूरी लेंथ पर वेट डालता है. अब पॉइंट लोड में तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर लोड आ रहा था. अब यहाँ पर UDL आपको एरो से शो हो रहा है कि एरोज हैं नीचे की तरफ. अगर सब एरो सेम लेंथ के हैं और एक लाइन बनी है, तो ये जो सिंबल है इससे हम शो करते हैं कि ये UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें लिखा है, ये स्मॉल q से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है. स्मॉल q है इंटेंसिटी, यानी कि लोड किस इंटेंसिटी से लग रहा है. तो हमें यहाँ पर लोड की इंटेंसिटी मिल जाती है, जो कि इतनी इंटेंसिटी से पूरी लेंथ पर लग रहा है. सेम प्रोसीजर रहेगा इसमें भी. सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे और रिएक्शंस फाइंड करने के बाद SFD बनाएंगे और फिर हम BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे. शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर अ यूनिफॉर्म लोड. आफ्टर द सपोर्ट रिएक्शंस आर कैलकुलेटेड द शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैन बी ड्रॉन. यानी कि जैसे ही हमें सपोर्ट रिएक्शंस पता चल जाती हैं तो उनके बिहाफ पर, उनके बेसिस पर हम शीयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं. शीयर फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. अब शीयर फोर्स कौन सी फोर्स है जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मीन्स अलोंग द लेंथ, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल. तो जो इसके पैरेलल लगती है शीयर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनल के. फॉर डिज़ाइन पर्पस द बीम्स एबिलिटी टू रेजिस्ट शीयर फोर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट एन एक्सियल फोर्स. अब जब हम किसी भी मेंबर का डिज़ाइन करते हैं, कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे लिए
हमारे लिए शियर फोर्स को काउंटरेक्ट कराना यानी कि शियर फोर्स को बैलेंस कराना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू एक्सियल फोर्स को। एक्सियल फोर्स कोई भी एक्सिस पर लगने वाली फोर्स हो गई, तो उसके मुकाबले में शियर फोर्स को अगर हम बैलेंस करा लेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर सही रहेगा। शियर फोर्स को बियर कराना, बैलेंस कराना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सियल फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब जो एक्सियल फोर्स है बीम में लगने वाली, ये पैरेलल लगती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, क्योंकि एक्सियल याद करो टेंसाइल फोर्स, जो आपको एक यहाँ पर दो फिगर दिखी हैं, तो सबसे ऊपर वाली फिगर देखो तो इसमें साइड में दो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट के ऊपर बीम रखा है, शेडेड वाला बीम है। तो इस बीम को अगर हम खींचेंगे तो साइड में फोर्स लगेगी, साइड से, चाहे तो वो एक्सियल हो सकती है या वो कंप्रेसिव हो सकती है। तो ये कौन सी फोर्स हुई? एक्सियल। जो भी अलोंग द एक्सिस लगेगी उसको हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स, और जो परपेंडिकुलर लग रही है वो है शियर फोर्स। तो शियर फोर्स को बैलेंस कराना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द फॉलोइंग इज अ ड्राइंग ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L अंडर अ यूनिफॉर्म लोड Q। अब हमारे पास एक ड्राइंग है सिंपली सपोर्टेड बीम की, जिसकी लेंथ L है और इस पर लोड कितना लग रहा है? Q लोड लग रहा है और लेंथ है L। अब बीम में ये साइड में दो रिएक्शंस लग रही हैं। रिएक्शंस क्यों लग रही हैं? क्योंकि बीम पर फोर्स है। फोर्स कैसे है? लोड की फॉर्म में। लोड की फॉर्म में वेट आ रहा है, तो अब इस वेट को रेजिस्ट करने के लिए रिएक्शन फोर्सेस लगेंगी। सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं कि हम रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि कितना टोटल लोड लग रहा है। तो टोटल लोड कैसे फाइंड होगा? यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है लोड को, कि लोड की इतनी इंटेंसिटी है। तो जब हम पूरी लेंथ के लिए फाइंड करते हैं तो लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इंटेंसिटी में, जिससे हमारा टोटल लोड मिल जाता है। जैसे स्मॉल क्यू लोड लग रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो अगर हमें पूरी लेंथ के लिए फाइंड करना है लोड, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? स्मॉल क्यू इंटू एल, स्मॉल क्यू इंटू एल, तो ये हो जाएगा हमारा लोड, क्यू इंटू एल टोटल लोड। अब हम रिएक्शन फोर्सेस कैसे फाइंड करते हैं? जितना लोड लग रहा है इज इक्वल्स टू जितनी रिएक्शन फोर्स है। अब लोड ऊपर से लग रहा है, इस ऊपर वाले लोड को बैलेंस करने के लिए कुछ सपोर्ट रिएक्शंस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होंगी। तो यहाँ पर आपको सेकंड फिगर में दिख रहा है एक R1 दिख रहा है लेफ्ट में, और दूसरी साइड दिख रहा है R2। तो अब ये जो R1 और R2 हैं, ये है रिएक्शन फोर्सेस। अब फिगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल यानी कि सेम है, जैसे राइट में है वैसे ही लेफ्ट में है। फिगर सिमेट्रिकल है, तो इसके लिए लोड फाइंड रिएक्शंस फाइंड करने के लिए हम रिएक्शन को ऐड करके लोड के इक्वल रख देंगे। तो यानी कि ऊपर से जितनी फोर्सेस आ रही हैं इक्वल होनी चाहिए नीचे से जितनी फोर्स लग रही है, तब हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी पोजीशन में रहेगा कि स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि फोर्सेस सिर्फ ऊपर से लगेंगी तो स्ट्रक्चर बेंड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पूरा, अगर सपोर्ट्स नहीं होंगे। तो इसलिए रिएक्शन फोर्सेस लग रही हैं नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। तो अब हम रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करने के लिए R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू Q इंटू एल। Q इंटू एल टोटल है, टोटल लोड लग रहा है, लेकिन रिएक्शन फोर्सेस दो हैं, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? QL/2। क्योंकि देखो R1 और R2 को जब हम ऐड करेंगे तो QL/2 प्लस QL/2, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? QL, यानी कि रिएक्शन लग रही है टोटल QL और वेट भी ऊपर से QL लग रहा है। तो यानी कि हमारी यहाँ से
इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से हमने QL/2 R1 की वैल्यू फाइंड कर ली है और QL/2 R2 की वैल्यू। तो यहाँ पर R1 एंड R2 reactions at the left and right ends of the beam respectively. The shear force at the ends of the beam are equal to the vertical forces of the support reactions. अब जो shear force लगे हैं इस बीम के एंड में, अब हम उनको फाइंड करेंगे। अब रिएक्शन के बेसिस पर ही हम shear force निकालते हैं और shear force का डायग्राम बना लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर R1 एंड R2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, जैसे अगर 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर में 10 मैग्नीट्यूड होता है। 5 मीटर पर सेकंड में 5 मैग्नीट्यूड है और बाकी उसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड यूनिट है। तो वैसे ही R1 की कुछ यूनिट है और कुछ वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम दिख रहा है हमें। QL/2 और QL/2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब हम इससे shear force फाइंड करेंगे। The shear force at the ends of the beam are equal to the vertical forces of the support reactions. अब shear force support reactions के इक्वल होगी। The shear force Fx at any point x on the beam can be found by using the following equation. अब कॉर्नर्स पर तो QL/2 है। अभी आप थर्ड फिगर में आ जाओ, जो फिगर दिख रही है आपको, सबसे पहले यहाँ देखो। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर देख रहे हैं तो QL/2 है। अब ये QL/2 पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन। जब भी शेयर फोर्स हम लेफ्ट साइड में लेते हैं और उसको अपवर्ड लेते हैं तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पर QL/2 ये वाली रिएक्शन लग रही थी ना, R1 QL/2 ये ऊपर साइड लग रही है, तो हमने ये पॉजिटिव वैल्यू ली QL/2। अब ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है शेयर फोर्स, और एक पॉइंट पर आके ये ज़ीरो हो गई। अब ये ज़ीरो क्यों हुई? क्योंकि देखो इस डायग्राम में, देखो सेकंड वाले में R1 फोर्स लग रही है ऊपर साइड, लेकिन R1 से थोड़ा सा ही हम जैसे आगे बढ़े राइट में, यूनिट डिस्टेंस हम आगे बढ़े, सपोज 1 मीटर हम आगे बढ़ गए। जैसे हम 1 मीटर आगे बढ़े तो लोड फिर से लगने लग गया। अब लोड नीचे की साइड है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। थोड़ा सा और राइट में जाएंगे तो और लोड लग रहा है नीचे की साइड, हमारी वैल्यू और कम हो जाएगी। मान लो कि हमारे पास R1 की वैल्यू 100 है। मान लिया कि R1 की वैल्यू हमारे पास 100 है और जो लोड इंटेंसिटी वो है 5। तो अब R1 कॉर्नर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर। तो लेफ़्ट कॉर्नर में हम देख रहे हैं 100 ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, कोने की बात है बिल्कुल। जैसे ही हम इससे आगे बढ़े तो अब लोड नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे वाले डायरेक्शन को हम माइनस लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो R1 100 से जैसे ही आगे बढ़े तो 100 - 5 95 हो गया, यानी कि फोर्स कम हो गई। और आगे बढ़े तो अब 95 में से 5 और कम हो गया, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फोर्सेस लगती जा रही हैं। तो अब 90 बचा, और आगे बढ़े तो 90 में से और रिड्यूस तो 85, 80, 75, 70 ऐसे करके रिड्यूस होता रहेगा और ये लोड 0 तक आ जाएगा। और 0 तक आने के बाद अभी देखो लेंथ तो और ज़्यादा बड़ी है, नेगेटिव लोडिंग है हमारे पास यहाँ पर, तो लोड इंक्रीज़ होता रहेगा। तो SFD की वैल्यू हमारे पास माइनस में जाती रहेगी। और माइनस में कब तक जाएगी? जब तक हमारे पास सेकेंड रिएक्शन की वैल्यू QL/2 आ जाती है। तो देखो शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम कोने की बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो QL/2 है पॉजिटिव फोर्स। फिर धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहे, लोडिंग लग रहा है, लोड लगते लगते वैल्यू कम हो रही है। जैसे लोड लग रहा है रिएक्शन की वैल्यू कम, और लोड रिएक्शन की वैल्यू कम, और लोड फिर से रिएक्शन की वैल्यू कम। ऐसे होते होते सेंटर पॉइंट आता है जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। अब उस शेयर फोर्स में और नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि लोड तो अभी भी लग रहा है। हाफ हम पहुँच गए, L/2 तक हम पहुँच गए, पर अभी भी लोडिंग लग रही है। तो लोडिंग और आ रही है नेगेटिव,
तो और माइनस माइनस माइनस, तो जब तक QL/2 वैल्यू हमारे पास नहीं आ जाती तब तक शियर फोर्स लगती रहती है। तो यहाँ से हमारा शियर फोर्स का डायग्राम क्लियर है। अब ये तो हमने शियर फोर्स फाइंड किया है कॉर्नर्स के लिए। अगर हमारे पास बीच में कोई पॉइंट है, सपोज 100 मीटर लेंथ है इस बीम की, तो 100 मीटर में अब हमारा मन किया कि हमें 10 मीटर पर शियर फोर्स कितना आएगी ये हमें फाइंड करना है। हमारा मन है, हमने कहा चलो करेंगे, तो अब हम करना पड़ेगा फाइंड। तो हमने क्या किया, एक एक्स डिस्टेंस पर कंसिडर किया कि जो कॉर्नर है, कॉर्नर से हम जो लेफ़्ट वाला कॉर्नर है वहाँ से हमने एक्स डिस्टेंस मान लिया कुछ भी। अब वो एक्स की वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, आप एक्स की वैल्यू L/2 भी रख सकते हो और एक्स की वैल्यू L भी रख सकते हो। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो हम R1 पर हैं, एक्स की वैल्यू हम L/2 ले रहे हैं तो हम सेंटर पे आ गए, और एक्स की वैल्यू अगर हम L ले रहे हैं तो हम दूसरे कॉर्नर पर आ गए। यानी कि एक्स की डिस्टेंस स्टार्ट हुई है R1 पॉइंट से और पूरी लेंथ की तरफ बढ़ती जा रही है। अब हमारा मन है कि हमें लेंथ की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है। तो अब हमने एक इक्वेशन बना ली कि R1 माइनस QX, R1 रिएक्शन लग रहा है और माइनस Q इंटू एक्स, क्योंकि Q लोडिंग है और लोडिंग को मल्टीप्लाई करते रहेंगे डिस्टेंस से, जितना जितना डिस्टेंस आगे जाते रहेंगे उतना उतना माइनस होता रहेगा, क्योंकि शियर फोर्स रिएक्शन से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो शियर फोर्स कम हो रही है। तो अब हमारे पास ये जनरल टर्म बन गई। जनरल टर्म मतलब कि इसमें हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं और हमें शियर फोर्स का आंसर मिल जाएगा। तो Fx इज इक्वल्स टू R1 माइनस QX इज इक्वल्स टू QL/2 माइनस QX। हमने यहाँ पर R1 की वैल्यू पुट कर दी, R1 की वैल्यू है QL/2, तो QL/2 माइनस QX। अब यहाँ से हम Q कॉमन ले लेंगे, Q दोनों टर्म्स में सेम है तो हमने Q बाहर ले लिया, और L/2 माइनस एक्स। यानी कि अगर हमें अब कोई भी डिस्टेंस है, अब तुम इस शियर फोर्स डायग्राम में कोई भी पॉइंट बता दो तो तुम फाइंड कर सकते हो। कोई तुमसे पूछ ले कि 0.1 डिस्टेंस से बता दो तो तुम वो भी बता दोगे, कोई बोले कि एकदम सेंटर पे बता दो तो वो भी बता सकते हो, और लास्ट पॉइंट पर भी बता सकते हो, मिडल पॉइंट पर भी बता सकते हो। हर जगह आप शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू शियर फोर्स की बता सकते हो इस इक्वेशन के थ्रू। Fx इज इक्वल्स टू RL माइनस QX इज इक्वल्स टू QL/2 माइनस QX। फॉर्मूला समझ में आया, क्योंकि रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट नीचे की तरफ है, तो जो चीज़ ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो वेट नीचे की तरफ है, चाहे वो वेट हो चाहे वो फोर्स हो, तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो जैसे जैसे हम नेगेटिव में बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ से हमारे पास ये जनरल टर्म आ गई किसी भी पॉइंट x पर Fx की वैल्यू के लिए। और x क्या है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द बीम। x डिस्टेंस है किसी भी लेफ्ट एंड से। ठीक है, ये बात क्लियर, शियर फोर्स डायग्राम यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। एक बार आप इसको रीड करो।
तो शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट की तरफ। तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि शियर फोर्स डायग्राम में जितना भी एरिया आ रहा है उतना बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है। यानी कि शियर फोर्स डायग्राम में जितना एरिया आ रहा है बेंडिंग मोमेंट में वो वैल्यू होती है बेंडिंग की। द बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट along the beam is equal to the area under the shear force diagram up to that point. For a simply supported beam, the bending moment at the ends will always be equal to 0. अब बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड जो भी एंड है सिंपली सपोर्टेड के जो एंड है वो उन पर हमेशा ज़ीरो ही होगा। ये केस हमने पॉइंट लोड में भी कंसिडर किया था। अब बेंडिंग मोमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम सेक्शन को दो में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक हो जाता है 0 से लेके x इज इक्वल टू L/2 यानी कि हाफ लेंथ लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होके सेंटर तक, और दूसरा पोर्शन हो जाता है x इज इक्वल टू L/2 से लेकर x इज इक्वल टू L यानी कि राइट वाला पोर्शन हाफ से लेकर के राइट एंड तक। द बेंडिंग मोमेंट mx एट एनी पॉइंट x along द बीम कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस इक्वेशन को यूज़ करके हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। mx इज इक्वल्स टू, अगर फर्स्ट पोर्शन में तो वैल्यू हो जाएगी x/2 r1 प्लस fx इज इक्वल्स टू qx l माइनस x, यानी कि अब qx l माइनस x q लोड की इंटेंसिटी है और x कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, और लेंथ टोटल लेंथ हो गई। उसमें से हम जितना पोर्शन हमने x का कंसिडर किया है जिस पॉइंट पर फाइंड करना है वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये होता है 0 से लेकर L/2 के लिए, और राइट पोर्शन के लिए m इंटू L/2 प्लस हाफ x माइनस L/2 fx q इंटू x/2 L माइनस एक्स। अब देखो ये अलग अलग टर्म हमने अलग अलग तरीके से सॉल्व किए, लेकिन आंसर क्या आ रहा है qx/2 इंटू L माइनस एक्स, यानी कि जितनी भी लोड की इंटेंसिटी है, जितना भी लोड लग रहा है पर मीटर पर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर हमें लोड फाइंड करना बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो q इंटू एक्स डिवाइड कर दिया 2 से, और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेंथ माइनस x यानी कि जिस पॉइंट पर भी हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे अगर हम L/2 पर फाइंड कर रहे हैं तो q x की वैल्यू L/2 अपॉन 2, अब ब्रैकेट में L माइनस x की वैल्यू फिर से L/2 L माइनस L/2, तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आर सिंपली प्लॉट्स ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जब हम पोजीशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, यानी कि किस पोजीशन पर मटेरियल में कहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, कॉर्नर्स पर कैसा है, तो इस टाइप से जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दस द फॉलोइंग इज द जनरलाइज्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन अबव। यानी कि अब जो हमारे पास जनरलाइज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इस टाइप से शो हो जाता है। ये जो गिवन डायग्राम में आपको लास्ट फिगर दिख रही है कर्व शेप है। अब देखो लेफ्ट में जो पॉइंट है वहाँ से हमने स्टार्ट किया, सपोर्ट्स पर 0 रहेगा बेंडिंग मोमेंट। जैसे जैसे हम 0 से इंक्रीज होते जाएंगे L/2 पर पहुँचेंगे, तो L/2 पर मैक्सिमम है। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर भी देखो शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू बिल्कुल इसके ऊपर वाला डायग्राम देखो सीधा, तो जहाँ सेंटर पॉइंट है, जहाँ शियर फोर्स ने नॉर्मल एक्सिस को काटा है, तो वहाँ पे 0 है, और यहाँ पर नीचे वाले फिगर में QL²/8 मैक्सिमम वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम 0 से L/2 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू QL²/8 तक बढ़ जाएगी, और फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू
रिड्यूस हो जाएगी और 0 तक वापस आ जाएगी। तो यहाँ हमने क्लियर किया है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी यूडीएल के लिए, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए।